रात का समय था और बाहर आसमान में जैसे प्रलय आई हुई थी, क्योंकि मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादलों की भीषण गर्जना के बीच एक आलीशान घर के अंदर का माहौल बाहर के मौसम से भी ज्यादा भयानक और तनावपूर्ण था। नव्या अपने 3 दिन के जौमिंग की बादलों की नाम कर रही है। बादलों की बादलों की बादलों की बादलों की बादलों के ही थी और बादलों की बादलों की बादलों की बादलों कर रही है। बादलों की भीषण गर्ज नवजात शिशु को अपनी छाती से लगाए हुए थी और उसका शरीर ठंड और कमजोरी से बुरी तरह कांप रहा था। उसके सामने उसका पति रोहन खड़ा था, जिसके चेहरे पर अपनी पत्नी और बच्चे के लिए प्रेम की एक लकीर भी नहीं थी, बल्कि केवल घृणा और क्रोध का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। रोहन ने अपनी और आंख महंगी चमड़े की बेल्ट को एक तरफ फेंकते हुए नव्या की ओर देखा और चिल्लाकर कहा कि अब इस घर में उसके और उसके मनहूस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं बची है। कमरे के दूसरे कोने में रोहन की मां मालती देवी खड़ी थी, जो अपनी बहू की लाचारी का तमाशा देख रही थी और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर रही थी। मालती देवी ने हमेशा नव्या से नफरत की थी, क्योंकि वह एक गरीब अनाथ समझकर इस घर में आई थी और कोई दहेज साथ नहीं लाई थी। वह आगे बढ़ी और उसने नव्या के कंधे से वह पुराना शॉल भी झटक दिया, जो उसे थोड़ी गर्माहट दे रहा था। मालती ने कावे शब्दों में कहा कि यह शॉल भी उसके बेटे की कमाई का है और अब नव्या का इस घर की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। उसने ताना मारते हुए कहा कि गरीब घर की लड़कियां केवल बोझ होती हैं और अब यह बच्चा उस बोझ को और बढ़ा रहा है, जिसे वे अब और नहीं ढो सकते। रोहन ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और उन्हें नव्या के पैरों के पास दानमीन पर फेंक दिया, जैसे कोई किसी भिखारी के सामने भीख फेंकता है। उसने अपनी आवाज को और सख्त करते हुए कहा कि ये तलाक के कागजात हैं, जिन पर उसे अभी और इसी वक्त हस्ताक्षर करने होंगे। रोहन ने बबे अहंकार के साथ घोषणा की कि अब उसका कारोबार बहुत बहा हो गया है और उसे अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से एक अमीर पत्नी की जरूरत है। उसने बताया कि कविता नाम की एक बहुत बहा उद्योगपति की बेटी उसके जीवन में आ चुकी है, जो उसके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। रोहन की नज़रों में नव्या अब केवल एक पुराना और बेकार सामान थी, जिसे वह जल्द से जल्द अपने जीवन से बाहर निकालकर फेंक देना चाहता था। नव्या ने अपनी नम आंखों से उन कागजों को देखा और फिर उस आदमी को जिसे उसने अपनी जिंदगी मानकर प्यार किया था और जिसके लिए उसने अपनी असली पहचान छिपाई थी। वह सच में भारत के सबसे अमीर ओबेरॉय खानदान की इकलौती वारिस थी, लेकिन उसने रोहन से शादी केवल इसलिए की थी ताकि वह जान सके कि क्या कोई उससे उसके पैसों के बिना प्यार कर सकता है। आज वह भ्रम पूरी तरह से टूटकर बिखर गया था और उसके दिल में एक ऐसा गहरा घाव हो गया था जो शायद कभी नहीं भर सकता था। उसे महसूस हुआ कि रोहन ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था, बल्कि वह केवल एक सेविका की तरह इस घर में खट रही थी। उसका त्याग और उसका समर्पण इस लालची परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखता था। नव्या जानती थी कि बाहर का मौसम उसके नवजात बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए उसने अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखकर आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया। वह धीरे से आगे बढ़ी और उसने रोहन का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि कम गराब का ताकर के बाद आगे बार का जानलेवा साबित करे, तब तक करते हैं से कम आज की रात उसे यहां रुकने दिया जाए। उसने रोहन को याद दिलाया कि यह उसका अपना खून है और इतनी भयंकर बारिश में वह इस नन्ही सी जान को लेकर कहां जाएगी। नव्या ने वादा किया कि वह घर के एक कोने में पाची रहेगी और कभी किसी चीज की मांग नहीं करेगी, बस उसके बच्चे को छत की जरूरत है। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन पत्थर दिल रोहन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। रोहन ने झटके से अपना हाथ छुआया और नव्या को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह लल खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने गिरते वक्त खुद को संभाला ताकि बच्चे को चोट न लगे, लेकिन बच्चा डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा कि उसे यह कहत था जिसमें अलग बच्चे उसमें आपके सत्तालंद कर के लिए कि द्वारा जान का दूसरे अदी जोर से बनाने का होगा, जिसमें बंचे अति कथा वह संभाला। नाटक और रोना धोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और वह अब एक पल भी उसे अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले गया। मालती देवी ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया, जिससे आंधी और बारिश की बौछारें सीधे घर के अंदर आने लगीं। रोहन ने पूरी ताकत से नव्या को घर की चौखट के बाहर धकेल दिया, जहां वह कीचो और पानी में जा गिरी।
बारिश के ठंडे पानी ने पल भर में नव्या के कपों को भिगो दिया और उसका शरीर ठंड से सुन्न होने लगा। लेकिन उसने अपने बच्चे को कसकर भींच लिया ताकि उसे बचा सके। उसने पलटकर देखा तो दरवाजे पर खड़े रोहन और उसकी मां किसी विजय की मुद्रा में खड़े थे। रोहन ने उसका छोटा सा कपों का बैग भी बाहर फेंक दिया, जो पानी के गड्ढे में जा गिरा। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नव्या ने दोबारा इस घर के आसपास भी भटकने की कोशिश की तो वह उसका और भी बुरा हाल करेगा। उसने कहा कि आज से वह और उसका बेटा रोहन के लिए मर चुके हैं। इसके कहा तो इंदु सभी बाता का उसका गड्ढे ने कहा कि उनने तारी बर्ता का और बाता और उसका बेटा गड्ढे ने का करेंगे। साथ ही उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और वह भारी आवाज नव्या के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी। नव्या धीरे धीरे उठी और उसने अपने कांपते हुए पैरों को संभाला, जबकि चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था और केवल बिजली की चमक ही रास्ता दिखा रही थी। उसने अपनी गोद में लेटे बच्चे की तरफ देखा, जो अब थककर सो गया था, और उसके माथे को चूमा। उस पल सामना और देखेंगे जो कांपते में बिजली का दुनिया के साथ। नव्या की आंखों से लाचारी और दुख गायब हो गया और उसकी जगह एक ठंडी और खतरनाक चमक ने ले ली। वह समझ गई कि उसकी सादगी और प्रेम का इन लोगों ने गलत फायदा उठाया है। उन्होंने आज एक गरीब पत्नी को नहीं बल्कि ओबेरॉय साम्राज्य की महारानी को घर से निकाला था। उसने उस बंद दरवाजे की एक एसएसकार उनका आप करके तरफ आखिरी बार देखा और मन ही मन कसम खाई कि वह इन लोगों को उनकी औकात याद दिलाकर रहेगी। वह तूफान में आगे भाग गई जहां उसकी असली तकदीर उसका इंतजार कर रही थी। नव्या उस सुनसान सड़क पर नंगे पैर चल रही थी और उसके पैरों के नीचे फड़े कंकर और पत्थर उसे गहरा जख्म दे रहे थे, लेकिन दिल के दर्द के आगे यह शारीरिक पीड़ा कुछ भी नहीं थी। बारिश की बूंदें अब किसी को है की तरह उसके शरीर पर बरस रही थीं और ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक को जमा देने पर आमादा थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने नन्हे बच्चे को पूरी तरह ढक रखा था ताकि उसे बारिश की सीधी मार से बचाया जा सके। सड़क के किनारे जल रही स्ट्रीट लाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं, जैसे वे भी उसकी बदकिस्मती का मजाक उड़ा रही हों। आसपास से गुजरने वाली तेज रफ्तार गाजियां उस पर कीच उछालते हुए निकल रही थीं और किसी को भी उस अकेली औरत और उसके बच्चे की परवाह नहीं थी जो इस तूफानी रात में मौत से ला रहे थे। अचानक उसकी गोद में लेटे बच्चे ने हिलना बंद कर दिया और नव्या का दिल घबराहट से भोर जोर से ढकने लगा। उसने रुककर सच के किनारे एक बंद दुकान के छज्जे के नीचे पनाह ली और कांपते हाथों से बच्चे के माथे को छूकर देखा। बच्चे का शरीर तप रहा था और वह बुखार की वजह से बिल्कुल निढाल हो चुका था। नव्या के मुंह से एक चीख निकल गई और उसने महसूस किया कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो वह अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से को खो देगी। उसकी आंखों के सामने रोहन का वह क्रूर चेहरा घूम गया जिसने चंद पैसों और झूठी शान के लिए उसे इस हाल में पहुंचा दिया था। उस पल नव्या के अंदर की वह साधारण और लाचार औरत मर गई जिसने केवल प्यार के लिए अपनी असली पहचान को दबा रखा था। नव्या ने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ लिया, क्योंकि अब रोने का वक्त बीत चुका था और कुछ करने का वक्त आ गया था। उसने अपनी पुरानी साही के एक छिपे हुए चोर जेब से एक बहुत ही पुराना और साधारण दिखने वाला सिक्का निकाला और पास ही स्थित एक पब्लिक टेलीफोन बूथ की ओर बढ़ी, जो सौभाग्य से अभी भी चालू हालत में था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी उंगलियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक ऐसा नंबर डायल किया जिसे उसने पिछले 2 सालों से याद तो रखा था, लेकिन कभी डायल करने की कसम खाई थी। घंटी बजने की आवाज के साथ ही उसका दिल भारी हो गया, क्योंकि यह कॉल उसकी पुरानी जिंदगी का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत थी। दूसरी तरफ फोन उठते ही एक भारी और अनुभवी आवाज सुनाई दी जिसमें चिंता और सम्मान का मिश्रण था। नव्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर करते हुए केवल एक वाक्य कहा कि वह वापस आ रही है और उसे तुरंत गाजी की भारी की जरूरत है। फोन के उस पार खड़ा व्यक्ति यह सुनकर स्तब्ध रह गया और उसकी आवाज में कंपकंपी आ गई, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो। उसने तुरंत जवाब दिया कि वह जीपीएस लोकेशन ट्रेस कर चुका है और ओबेरॉय परिवार का पूरा काफिला बस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाएगा। फोन रखने के बाद नव्या वहीं खजी रही और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर गिरते हुए महसूस करती रही, जो अब उसे ठंडी नहीं बल्कि एक नई शक्ति का एहसास करा रही थीं।
सड़क पर अचानक सन्नाटा छा गया और दूर से आती हुई कई शक्तिशाली इंजनों की गूंज ने उस खामोशी को चीर दिया। कुछ ही पलों में अंधेरे को चीरती हुई दर्जनों गाजियों की हेडलाइट्स ने उस पूरी सच को दिन की तरह रोशन कर दिया। यह कोई साधारण गाजियां नहीं थीं, बल्कि काली रोल्स रॉयस और मर्सिडीज का एक लंबा काफिला था जो किसी राजा की सवारी जैसा प्रतीत हो रहा था। सबसे आगे वाली गाजी नव्या के बिल्कुल करीब आकर रुकी और उसके पीछे गाजियों की एक लंबी कतार लग गई जिसने पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया। गाजी का दरवाजा खुला और एक वृद्ध लेकिन अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति बाहर निकला जिसके हाथ में एक बाही काली छतरी थी। यह ओबेरॉय साम्राज्य का सबसे वफादार और पुराना वजीफादार रामस्वरूप था। रामस्वरूप ने दौड़कर नव्या के सिर पर छतरी तान दी और उसे बारिश से बचाते हुए उसके सामने अपना सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने नव्या की फटी हुई साड़ी और उसकी गोद में बीमार बच्चे को देखा। उसने रुंधे गले से कहा कि उन्हें माफ कर दें, क्योंकि उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई और राजकुमारी को यह कष्ट सहना पड़ा। नव्या ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वह पुराना अधिकार और गरिमा लौट आई जो पिछले 2 सालों से कहीं खो गई थी। उसने शांत लेकिन आदेशात्मक स्वर में कहा कि अब माफी मांगने का नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने का समय है। उसने रामस्वरूप को निर्देश दिया कि सबसे पहले बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर का इंतजाम किया जाए। रामस्वरूप ने तुरंत पिछली सीट का दरवाजा खोला और नव्या उस आलीशान गाजी के अंदर बैठ गई जहां का तापमान नियंत्रित और आरामदायक था। गाजी के अंदर की मखमली सीटों और गर्माहट ने उसे तुरंत राहत दी, लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह से जागा हुआ था। डॉक्टर की एक टीम जो काफिले के साथ ही एम्बुलेंस में चल रही थी तुरंत हरकत में आ गई और उन्होंने बच्चे की जांच शुरू कर दी। नव्या ने खिड़की के काले शीशे से बाहर देखा जहां अब भी बारिश हो रही थी और वह फुटपाथ दिखाई दे रहा था जहां कुछ देर पहले वह एक भिखारी की तरह खड़ी थी। यह बदलाव इतना अचानक और तीव्र था कि किसी को भी चक्कर आ जाए, लेकिन नव्या के लिए यह केवल अपनी असलियत में वापसी थी। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा और शहर की सड़कों पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि ओबेरॉय परिवार का प्रतीक चिन्ह लगी गाजियों को रास्ता देने के लिए ट्रैफिक अपने आप रुक गया था। नव्या ने अपनी गोद में सो रहे बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन उससे वादा किया कि आज के बाद उसे कभी भी ठंड, भूख या अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने याद किया कि कैसे उसने अपने पिता से शर्त लगाई थी कि वह बिना अपने नाम और दौलत के सच्चा प्यार पा सकती है। आज वह शर्त हार गई थी, लेकिन इस हार ने उसे एक ऐसी सीख दी थी जिसने उसे अंदर से पत्थर बना दिया था। अब वह भोली भाली नव्या नहीं थी, बल्कि अरबों के साम्राज्य की मालकिन अवंतिका ओबेरॉय थी। गाजी के अंदर लगे स्क्रीन पर शहर की तारा खबरें चल रही थीं, जिनमें रोहन की कंपनी और ओबेरॉय ग्रुप के बीच होने वाली संभावित डील की चर्चा हो रही थी। एंकर बता रहा था कि रोहन खन्ना शहर का नया उभरता हुआ सितारा है और उसकी शादी की खबरें भी जोरों पर हैं। नव्या ने उस खबर को देखा और उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। रोहन को यह गुमान था कि उसने अपनी बेकार पत्नी को घर से निकालकर अपनी किस्मत का रास्ता सान कर लिया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी को उसने खींच में धक्का दिया था वही अब उस साम्राज्य की मालकिन है जिसके सामने वह गिहगिशाने वाला है। रामस्वरूप ने आगे की सीट से पीछे मुड़ कर देखा और बहुत ही विनम्रता से पूछा कि क्या उन्हें सीधे ओबेरॉय मैंशन चलना है या कोई और आदेश है। नव्या ने अपनी नज़रों को स्क्रीन से हटाकर रामस्वरूप की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी भी चीज है एक औरद सैलागर को जलाकर राख कर सकती थी। उसने कहा कि पहले हमें ओबेरॉय टावर जाना है क्योंकि उसे अपने पिता की कुर्सी संभालनी है। उसने यह भी कहा कि उसकी वापसी की खबर अभी किसी को नहीं होनी चाहिए, विशेषकर मीडिया को। वह चाहती थी कि उसका हमला इतना गुप्त और घातक हो कि दुश्मन को संभलने का मौका भी न मिले। रामस्वरूप ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और ड्राइवर को इशारा किया। गाजियां शहर के सबसे पॉश इलाके की तरफ मुंह गईं, जहां ओबेरॉय मैंशन स्थित था, जो किसी महल से कम नहीं था। जैसे ही मुख्य गेट खुला, नौकरों की एक लंबी कतार दोनों तरफ खड़ी थी, जो अपनी मालकिन के स्वागत के लिए तैयार थे। नव्या गाजी से उतरी तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसकी चाल में अब थकावट नहीं, बल्कि राजसी ठाठ था और उसकी गर्दन अब झुकी हुई नहीं, बल्कि गर्व से उठी हुई थी। उसने बच्चे को एक विशेष नर्स की देखरेख में सौंपा और सीधे अपने निजी कक्ष की ओर बढ़ी।
उसने रामस्वरूप को आदेश दिया कि अगले 1 घंटे के अंदर शहर के सबसे बेहतरीन डिजाइनर और स्टाइलिस्ट उसके कमरे में हाजिर होने चाहिए। नव्या अपने आलीशान बाथरूम में गई और उसने गर्म पानी के शॉवर के नीचे खड़े होकर अपने शरीर से उस कीचड़ और गंदगी को धो डाला जो रोहन के घर की निशानी थी। पानी के साथ साथ उसके आंसू भी बह गए और जब वह बाहर निकली तो वह पूरी तरह से एक नई औरत थी। उसने आईने में अपने आप को देखा और अपनी आंखों में छिपी हुई उस कोमलता को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब वहां केवल एक चतुर व्यवसायी और एक प्रतिशोधी मां का प्रतिबिंब था। उसने अपनी अलमारी खोली जिसमें दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स के कपाए भरे पाए थे, जिन्हें उसने 2 साल से हाथ भी नहीं लगाया था। उसने एक गहरा लाल रंग का गाउन चुना जो खतरे और शक्ति का प्रतीक था। थोड़ी ही देर में स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। वे सभी नव्या की सुंदरता और उसके व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध थे, लेकिन साथ ही उसके गंभीर व्यवहार से डरे हुए भी थे। नव्या ने उन्हें निर्देश दिया कि उसे ऐसा तैयार किया जाए कि कोई भी उसे पुरानी और बेचारी नव्या के रूप में पहचान न सके। जब वह तैयार होकर उठी तो वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन एक ऐसी अप्सरा जिसके हाथ में विनाश की तलवार थी। उसके कानों में हीरे चमक रहे थे और उसकी उंगली में वह पुश्तैनी अंगूठी थी जो ओबेरॉय समूह के अध्यक्ष की निशानी थी। अब वह दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थी। नव्या अपने ऑफिस रूम में दाखिल हुई जहां दीवारों पर उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थीं। वह अपनी विशाल कुर्सी पर बैठी और उसने अपने सामने रखी फाइलों को देखा। सबसे ऊपर रोहन की कंपनी आरके एंटरप्राइजेस की फाइल रखी थी। रामस्वरूप ने बताया कि रोहन कल सुबह ओबेरॉय ग्रुप के साथ एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए मीटिंग करने आने वाला है। नव्या ने उस फाइल को खोला और रोहन के हस्ताक्षर को देखा। उसने एक पेन उठाया और उस फाइल पर कुछ लिखा नहीं बल्कि उसे बंद करके एक तरफ रख दिया। उसने रामस्वरूप से कहा कि कल की मीटिंग वह खुद लेंगी, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। वह देखना चाहती थीं कि रोहन अपनी सफलता के नशे में कितना गिर सकता है। उस रात नव्या सोई नहीं, बल्कि उसने रोहन और उसके परिवार की हर कमजोरी का विश्लेषण किया। उसे पता चला कि रोहन ने इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए बाहर से भारी मात्रा में पैसा उधार लिया है और उसने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी है। उसे यह भी पता चला कि कविता के साथ उसकी सगाई केवल एक दिखावा है ताकि वह कविता के पिता से और अधिक निवेश प्राप्त कर सके। नव्या समझ गई कि रोहन की नींव बहुत ही खोखली है और उसे गिराने के लिए बस एक छोटे से धक्के की जरूरत है। उसने तय किया कि वह उसे इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने देगी, बल्कि उसे ऊंचाइयों पर ले जाकर वहां से नीचे गिराएगी ताकि उसकी हड्डियों का भी पता न चले। सुबह होने वाली थी और बारिश अब थम चुकी थी। खिड़की से आती हुई सूरज की पहली किरण ने नव्या के चेहरे को रोशन कर दिया। वह बालकनी में खड़ी होकर शहर को देख रही थी जो अब उसके कदमों में था। उसने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह नया सवेरा केवल दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि उसके शत्रुओं के अंत की शुरुआत है। बाथान की उसने अपने सोए हुए बेटे को देखा जो अब सुरक्षित और स्वस्थ था, और उसके माथे पर एक वादा किया। उसने कहा कि जिस पिता ने उसे ठुकराया है, एक दिन वही पिता उसे देखने के लिए तरस जाएगा। खेल अब शुरू हो चुका था और इसके बाल बाले जो इस्तर बाले नियम केवल नव्या तय करने वाली थी। ओबेरॉय टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने विशाल कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां से पूरा शहर किसी चींटी की तरह छोटा दिखाई दे रहा था। अवंतिका ओबेरॉय, जो कुछ दिन पहले तक नव्या बनकर जिल्लत की जिंदगी जी रही थी, अब अपनी असली जगह पर विराजमान थी। उसने एक गहरे नीले रंग का बिजनेस सूट पहना हुआ था जो उसकी गोरी त्वचा और तीखे नैन नक्श को और भी प्रभावशाली बना रहा था। वह अपनी आलीशान घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर फाइलों की जांच कर रही थी, और उसकी कलम जिस तेजी से कागजों पर चल रही थी, वह उसके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शा रहा था। उसके चेहरे पर अब वह भोलापन नहीं था, बल्कि एक ऐसी गंभीरता थी जिसने पूरे ऑफिस के कर्मचारियों को दहशत में डाल रखा था। हर कोई यह जान चुका था कि नई सीईओ गलती करने वालों को दूसरा मौका नहीं देती है। रामस्वरूप हाथ में एक फाइल लेकर केबिन में दाखिल हुए और बहुत ही अदब के साथ फाइल को अवंतिका की मेज पर रख दिया। यह फाइल आरके एंटरप्राइजेज की थी, जिसे देखते ही अवंतिका की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई।
रामस्वरूप ने बताया कि रोहन खन्ना रिसेप्शन पर पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और वह किसी भी कीमत पर सीईओ से मिलना चाहते हैं। अवंतिका ने फाइल के पन्नों को पलटा कर रहा है, जिसमें रोहन की कंपनी की बैलेंस शीट और पिछले प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा था। वह जानती थी कि रोहन ये डील पाने के लिए कितना उतावला है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था जिससे वह अपने ऊपर लदे हुए भारी कर्ज को उतार सकता था और समाज में अपनी झूठी शान बनाए रख सकता था। अवंतिका ने रामस्वरूप को निर्देश दिया कि रोहन को सीधे उससे मिलने न दिया जाए, बल्कि उसे प्रोजेक्ट हेड मिस्टर वर्मा के पास भेजा जाए। नीचे रिसेप्शन एरिया में रोहन अपनी महंगी घड़ी को बार बार देख रहा था और उसका धैर्य जवाब दे रहा था। वह अपने मन में बड़बड़ा रहा था कि एक छोटी सी मुलाकात के लिए उसे इतना इंतजार क्यों करवाया जा रहा है, जबकि वह खुद को शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी मानता था। उसके पसीने छूट रहे थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपका रखी थी। उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले उसने नव्या को घर से बाहर निकाला था। यह सोचकर कि वह उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा थी, उसे तनिक भी आभास नहीं था कि जिस इमारत में वह इस वक्त खड़ा है और जिस डील के लिए वह इतना परेशान है, उसकी मालकिन वही औरत है जिसे उसने कचरे की तरह बाहर फेंक दिया था। उसका अहंकार उसे सच्चाई देखने से रोक रहा था। तभी एक रिसेप्शनिस्ट ने आकर उसे सूचित किया कि सीईओ मैम अभी बहुत व्यस्त है, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट हेड मिस्टर वर्मा को उनसे मिलने के लिए कहा है। रोहन को थोड़ा अपमान महसूस हुआ क्योंकि वह सीधे मालिक से बात करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी नाराजगी को दबा लिया। वह जानता था कि ओबेरॉय ग्रुप के साथ यह अनुबंध उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। वह भारी कदमों से कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ा, जहां मिस्टर वर्मा पहले से ही कुछ दस्तावेजों के साथ तैयार बैठे थे। कमरे का वातावरण बहुत ही औपचारिक और ठंडा था, जिसने रोहन के आत्मविश्वास को थोड़ा डगमगा दिया। मिस्टर वर्मा ने बिना किसी भूमिका के सीधे बात करना शुरू किया और कहा कि ओबेरॉय ग्रुप गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करता। मिस्टर वर्मा ने अवंतिका द्वारा पहले से तैयार की गई शर्तों को रोहन के सामने रखा, जो दिखने में बहुत आकर्षक थीं, लेकिन वास्तव में एक मीठा जहर थीं। उन्होंने कहा कि ओबेरॉय ग्रुप रोहन की कंपनी को यह बड़ा टेंडर देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह थी कि रोहन को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ओबेरॉय ग्रुप द्वारा अनुमोदित वेंडरों का ही उपयोग करना होगा और काम शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी रकम बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। यह रकम इतनी बड़ी थी कि रोहन की पूरी जायदाद इसमें समा सकती थी। मिस्टर वर्मा ने यह भी जोड़ा कि अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह पूरी योजना रोहन को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए बनाई गई थी। रोहन ने उन शर्तों को पढ़ा और उसका दिमाग तेजी से नफा नुकसान का आंकलन करने लगा। उसे लगा कि यह एक मानक प्रक्रिया है और अगर वह यह डील हासिल कर लेता है तो मुनाफे से वह सारा कर्ज चुका देगा और सिक्योरिटी मनी भी वापस मिल जाएगी। उसका लालच उसके विवेक पर हावी हो गया। उसे अपनी नई मंगेतर कविता का ख्याल आया, जिससे उसने वादा किया था कि वह उसे रानियों की तरह रखेगा। उसने सोचा कि यह जोखिम उठाना ही पड़ेगा अगर उसे उस अमीरों की दुनिया में प्रवेश करना है। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया और बिना ज्यादा सोचे समझे उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए, यह जाने बिना कि उसने अपनी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत किए हैं। अवंतिका अपने केबिन में लगे एक बड़े स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए कॉन्फ्रेंस रूम का यह पूरा नजारा देख रही थी। जब रोहन ने हस्ताक्षर किए तो अवंतिका के होंठों पर एक विजयी लेकिन क्रूर मुस्कान तैर गई। वह जानती थी कि रोहन के पास इतना पैसा नकद में नहीं है और अब वह इस सिक्योरिटी मनी को जमा करने के लिए बाजार से ऊंची ब्याज दर पर पैसा उठाएगा या अपनी बची खुची संपत्ति को गिरवी रखेगा। उसने रामस्वरूप को फोन इंटरकॉम पर आदेश दिया कि जैसे ही रोहन पैसे जमा करे, उसके वेंडरों को निर्देश दे दिया जाए कि वे जानबूझकर माल की आपूर्ति में देरी करें। वह रोहन को हर तरफ से घेरना चाहती थी ताकि जब वह गिरे तो उसे उठाने वाला कोई ना हो। उधर रोहन ऑफिस से बाहर निकला तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। बारिश अब बंद हो चुकी थी और धूप खिली हुई थी, जिसे उसने अपनी सफलता का संकेत माना। उसने तुरंत अपनी मां मालती देवी को फोन लगाया और उत्साह से बताया कि ओबेरॉय ग्रुप का टेंडर उसे मिल गया है। फोन के दूसरी तरफ मालती देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था।
उन्होंने तुरंत कहा कि अब वे कविता के परिवार के सामने सीना तानकर बात कर सकते हैं और शादी की तारीख पक्की कर सकते हैं। मां बेटे की इस बातचीत में कहीं भी नव्या या उस मासूम बच्चे का जिक्र नहीं था जिसे उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया था। वे अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया में मगन थे। शाम को रोहन कविता को लेकर शहर के सबसे महंगे ज्वेलरी शोरूम में गया। कविता एक बहुत ही नखरेबाज और घमंडी लड़की थी जिसे केवल पैसों और ब्रांडेड चीजों से प्यार था। उसने एक बहुत ही कीमती हीरे का हार पसंद किया और रोहन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। रोहन के पास अभी इतने पैसे नहीं थे, लेकिन ओबेरॉय डील के नशे में उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर दे दिया, यह जानते हुए भी कि यह उसकी सीमा से बाहर जा रहा है। वह कविता को खोना नहीं चाहता था क्योंकि कविता के पिता शहर के एक बड़े नेता थे और रोहन को लगता था कि यह रिश्ता उसे और ताकतवर बनाएगा। वह अपनी हैसियत से बीकर खर्च कर रहा था और यही अवंतिका की योजना का हिस्सा था। दूसरी ओर अवंतिका अपना काम खत्म करके घर लौटी, जहां उसका बेटा अब पूरी तरह स्वस्थ था और खेल रहा था। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसके कोमल गालों को चूमा। घर के अंदर वह एक सख्त सीईओ नहीं, बल्कि एक ममतामयी मां थी। उसने अपने बेटे से बातें करते हुए कहा कि उसके पिता ने जो गलतियां की हैं, उनकी सजा उसे जरूर मिलेगी, लेकिन उसका असर बच्चे के भविष्य पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। अवंतिका ने तय किया था कि वह रोहन को धीरे धीरे तोड़ेगी, पहले उसका पैसा, फिर उसका मान सम्मान और अंत में उसके रिश्ते। वह उसे उस मुकाम पर ले जाकर छोड़ेगी जहां उसे अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगले कुछ दिनों तक अवंतिका ने पर्दे के पीछे रहकर खेल खेलना जारी रखा। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उन फाइनेंसरों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया जिनसे रोहन ने पैसा उधार लिया था। रोहन को जरा भी भनक नहीं थी कि वह जिन लोगों से मदद मांग रहा है, वे सब अवंतिका के इशारे पर नाच रहे हैं। रोहन काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने उन छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जो साइट पर आनी शुरू हो गई थीं। कभी मशीन खराब हो जाती, तो कभी कच्चा माल समय पर नहीं पहुंचता। उसे लग रहा था कि ये सामान्य बाधाएं हैं, लेकिन वास्तव में यह एक तूफान की आहट थी जो जल्द ही उसकी पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। अगले कुछ दिन रोहन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे, क्योंकि उसकी कंपनी में समस्याओं का अंबार लग गया था। जिस ओबेरॉय डील को वह अपनी किस्मत की चाबी मान रहा था, वही अब उसके गले का फंदा बनती जा रही थी। साइट पर काम पूरी तरह से ठप पड़ गया था, क्योंकि जिन वेंडरों को उसने एडवांस पैसे दिए थे, वे अब माल भेजने में आनाकानी कर रहे थे। हर रोज सुबह उसके ऑफिस के बाहर मजदूरों और सप्लायरों की भीड़ जमा हो जाती थी, जो अपने बकाया पैसों की मांग कर रहे थे। रोहन अपने आलीशान केबिन में सिर पककर बैठा रहता था और लगातार बजते हुए फोन की घंटियां उसके तनाव को और बढ़ा रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ इतना गलत कैसे हो सकता है, जबकि उसने हर कदम फूंक फूंक कर रखा था। वह यह नहीं देख पा रहा था कि यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। उसकी सबसे बड़ी मुसीबत वे साहूकार थे जिनसे उसने भारी ब्याज पर पैसा उठाया था और अब वे अपनी किस्त के लिए दबाव बना रहे थे। रोहन ने उन्हें यह कहकर टाला था कि ओबेरॉय ग्रुप से पेमेंट मिलते ही वह सबका हिसाब कर देगा, लेकिन काम रुकने की वजह से पेमेंट मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। तभी उसके पास प्रोजेक्ट हेड मिस्टर वर्मा का फोन आया, जिन्होंने उसे एक और मुसीबत में डाल दिया। वर्मा ने बताया कि ओबेरॉय ग्रुप के उच्च अधिकारी काम की धीमी गति से बहुत नाराज हैं और वे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने पर विचार कर रहे। यह सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ तो वह सच पर आ जाएगा। उसने घबराते हुए वर्मा से कोई उपाय पूछा जिससे वह अधिकारियों को खुश कर सके। मिस्टर वर्मा ने बहुत ही चालाकी से उसे सुझाव दिया कि ओबेरॉय ग्रुप की एक वरिष्ठ डायरेक्टर का जन्मदिन आने वाला है और अगर रोहन उन्हें कोई कीमती तोहफा दे तो शायद बात बन सकती है। वर्मा ने इशारों में कहा कि एक खुश डायरेक्टर उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर सकता है और उसके पेमेंट को भी जल्दी पास करवा सकता है। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, इसलिए रोहन ने बिना किसी तर्क के इस सुझाव को मान लिया। उसे लगा कि कुछ लाखों का तोहफा देकर वह करोड़ों का नुकसान बचा सकता है। उसने तुरंत अपनी मंगेतर कविता को फोन किया और उसे तैयार रहने को कहा, क्योंकि वह उसे शॉपिंग पर ले जाना चाहता था।
उसका असली मकसद कविता की पसंद से वह तोहफा खरीदना था ताकि उसका काम पक्का हो सके। शाम को रोहन और कविता शहर के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे शॉपिंग मॉल में पहुंचे, जो अपनी चकाचौंध और विदेशी ब्रांड्स के लिए मशहूर था। कविता बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा कि रोहन उसे फिर से कोई सरप्राइज देने वाला है। रोहन ने उसे असली वजह नहीं बताई और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, जबकि अंदर ही अंदर वह अपने बैंक बैलेंस को लेकर चिंतित था। वे दोनों एक बहुत ही नामी घजियों के शोरूम में दाखिल हुए, जहां हर चीज की कीमत आम आदमी की सोच से परे थी। शोरूम के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और राजसी था, जहां कांच के बक्सों में रखी घजियां किसी गहने से कम नहीं चमक रही थीं। रोहन ने सेल्समैन से सबसे महंगी और नई लेडीज घजी दिखाने को कहा ताकि वह अपनी रईसी का प्रदर्शन कर सके। उसी समय शोरूम के दूसरे हिस्से में अवंतिका खड़ी थी, जो अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण पर निकली थी। आज उसने एक बहुत ही खूबसूरत और आधुनिक पश्चिमी लिबास पहना हुआ था, जो उसकी पतली कमर और आत्मविश्वास से भरी चाल को उभार रहा था। उसकी आंखों पर एक सारे का दोनों के बारे में, इसकी बात की बारे की बात, दोनों की बारे की बात का देश में बारे में, एक दोनों की बारे में। स्टाइलिश धूप का चश्मा था, जिसे उसने अभी सिर पर चच्चा रखा था, और उसके हाथ में एक टैबलेट था जिसमें वह स्टोर की रिपोर्ट चेक कर रही थी। उसके आसपास खचे कर्मचारी बहुत ही अदब से बात कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह महिला कौन है। अवंतिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि रोहन और कविता उसी स्टोर में मौजूद है, लेकिन नियति ने उन तीनों को एक बार फिर आमने सामने लाने का फैसला कर लिया था। रोहन की नज़र अचानक उस महिला पर ब्लैक, जो कुछ दूरी पर खजी होकर एक घजी को बहुत ध्यान से देख रही थी। पहले तो उसे लगा कि वह कोई और है, लेकिन जब अवंतिका ने अपना चेहरा घुमाया तो रोहन के हाथ से उसका क्रेडिट कार्ड गिरते गिरते बचा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वही नव्या है जिसे उसने कुछ दिन पहले बारिश में धक्के मारकर घर से निकाला था। लेकिन फिर उसके संकीर्ण दिमाग ने उसे गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि नव्या यहां नौकरी करने लगी होगी, या फिर उसने किसी अमीर आदमी को अपने जाल में फंसा लिया होगा। रोहन के चेहरे पर हैरानी की जगह घृणा और क्रोध ने ले लिया, और वह तेज कदमों से अवंतिका की ओर बढ़ा। अवंतिका ने जैसे ही रोहन को अपनी तरफ आते देखा, वह एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब डर या प्रेम नहीं, बल्कि एक सागर जैसी गहराई और शांति थी। रोहन ने उसके पास पहुंचते ही तंज कसते हुए कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी अपने पैर जमा लेगी। उसने अवंतिका के कपों को ऊपर से नीचे तक देखा और बहुत ही गंदे लहजे में कहा कि लगता है उसने अपनी गरीबी मिटाने के लिए कोई आसान और शर्मनाक रास्ता चुन लिया है। रोहन ने होर से हंसते हुए कहा कि इस महंगे स्टोर में सेल्सगर्ल की नौकरी पाने के लिए उसने न जाने क्या किया होगा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास खड़े कुछ ग्राहकों का ध्यान भी उनकी तरफ खिंच गया। कविता भी रोहन के पीछे पीछे आ गई, और जब उसने रोहन को एक अनजान लेकिन बेहद खूबसूरत महिला से बात करते देखा तो उसे जलन होने लगी। जब रोहन ने बताया कि यह उसकी पूर्व पत्नी है, तो कविता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अवंतिका को नीचा कर देते कविता के जलन होने की पास के लिए कविता के चेहरे और कविता को नीचा कर देते दिखाने के लिए कहा कि बेचारी के पास घर नहीं था, इसलिए शायद यहाँ एसी की हवा खाने आ गई है। कविता ने अपने महंगे बैग को लहराते हुए कहा कि इस स्टोर की एक भी चीज खरीदने की औकात नव्या की 7 पुश्तों में नहीं है। उन दोनों को इस बात का गुमान था कि वे ही यहाँ के राजा हैं और नव्या उनके सामने एक तुच्छ प्राणी है। वे अपनी ही बातों में इतने मगरूर थे कि उन्होंने स्टोर के स्टाफ के चेहरों पर आते हुए डर और गुस्से को नहीं देखा। अवंतिका ने उन दोनों की बातें बहुत शांति से सुनी, और उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी जो किसी भी समझदार इंसान को डराने के लिए काफ़ी थी। उसने बहुत ही सधे हुए स्वर में जवाब दिया कि इंसान की औकात उसके कपाओं या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके कपाओं का पूरी कर दी 5-5 को समय कर रहे हैं, और उसके 5-5 को समय का 5 को 7 इसी 5-5 को 7 कर्मों और नीयत से तय होती है। उसने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा कि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह दिखाई नहीं देता। उसने रोहन को सलाह दी कि वह दूसरों की जिंदगी में झांकने के बजाय अपने गिरते हुए व्यापार और बनते हुए करबात पर ध्यान दे तो बेहतर होगा।
अवंतिका की बातों में इतनी सत्ता और अधिकार था कि एक पल के लिए रोहन भी सहम गया, लेकिन उसका अहंकार जल्द ही वापस आ गया। रोहन ने गुस्से में आकर शोर मचाना शुरू कर दिया और स्टोर मैनेजर को बुलाने की मांग की। वह चिल्ला रहा था कि इस बदतमीन औरत को नौकरी से निकाला जाए क्योंकि इसने एक ग्राहक का अपमान किया है। वह दावा कर रहा था कि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वह इस स्टोर को खरीद सकता है। स्टोर मैनेजर दौड़कर वहां आया और उसने स्थिति को भांप लिया। मैनेजर अवंतिका को पहचानता था और वह रोहन को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन अवंतिका ने अपनी आंखों के इशारे से उसे रोक दिया। अवंतिका ने मैनेजर को इशारा किया कि वह रोहन के साथ एक सामान्य ग्राहक जैसा व्यवहार करे और उसे अपना तमाशा जारी रखने दे। वह अभी अपनी पहचान उजागर करके खेल का मना किरकिरा नहीं करना चाहती थी। मैनेजर ने अपनी मालकिन का इशारा समझते हुए बहुत ही कूटनीतिक तरीके से रोहन से माफी मांगी और कहा कि वह इस मामले को देख लेगा। उसने रोहन का ध्यान भटकाने के लिए उसे स्टोर की सबसे महंगी घड़ी दिखाई, जो एक लिमिटेड एडिशन पीस थी। रोहन, समान, देश, आर आर सार, जो अभी भी गुस्से में था, अवंतिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए उतावला हो गया। उसने बिना कीमत देखे उस घड़ी को खरीदने का फैसला कर लिया ताकि वह साबित कर सके कि वह कितना अमीर है। उसने अपना कार्ड मशीन में डाला और मन ही मन प्रार्थना की कि ट्रांजैक्शन पास हो जाए। किस्मत से उसके कार्ड की लिमिट बची हुई थी और पेमेंट हो गया, लेकिन इस एक खरीदारी ने उसे आर्थिक रूप से और भी खोखला कर दिया। रोहन ने वह घाजी अवंतिका की तरफ लहराते हुए कहा कि यह है असली ताकत जो उसके पास कभी नहीं आ सकती। उसने कविता का हाथ पकड़ा और उसे लेकर शान से स्टोर से बाहर निकलने लगा। जाते जाते उसने अवंतिका को एक और धमकी दी कि अगर वह दोबारा उसके रास्ते में आई तो वह उसका जीना हराम कर देगा। कविता ने भी जाते हुए अवंतिका पर एक हिकारत भरी नज़र डाली। वे दोनों अपनी मूर्खता में इतने अंध थे कि उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिस महिला को वे सेल्स गर्ल समझ रहे थे उसने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी और पूरा स्टाफ उसके इशारों का इंतजार कर रहा था। उनके जाने के बाद पूरे स्टोर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अवंतिका ने उनके जाते ही एक गहरी सांस ली और मैनेजर को अपने पास बुलाया। उसने बहुत ही शांत आवाज में आदेश दिया कि रोहन ने अभी जो घड़ी खरीदी है उसकी वारंटी और सर्विस को तुरंत सिस्टम में ब्लॉक कर दिया जाए। उसने यह भी कहा कि इस खरीदारी की खबर रोहन के साहूकारों तक पहुंचा दी जाए ताकि उन्हें पता चले कि रोहन के पास पैसे हैं और वह उन्हें नहीं लौटा रहा है। यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा था। रोहन का पैसा भी गया और अब उसके साहूकार भी उस पर टूट पड़ेंगे। अवंतिका ने उस घाई के खाली बॉक्स को देखा जो काउंटर पर पार आए था और सोचा कि रोहन ने अपनी बर्बादी का एक और किश्त अभी अभी चुकाया है। रोहन जब घर पहुंचा तो उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे लगा कि उसने आज अपनी पुरानी जिंदगी पर एक और जीत हासिल कर ली है। लेकिन उसकी यह खुशी बहुत कम समय के लिए थी। अगले ही दिन सुबह होते ही उसके ऑफिस में हंगामा मच गया। जिन साहूकारों को पूरी आज देखने को मिलेगा मामले है, खबर मिली थी कि रोहन लाखों की घड़ियां खरीद रहा है। वे आगबूला होकर उसके ऑफिस आ धमके। वे अब कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने धमकी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर उनका पैसा ब्याज सहित वापस नहीं मिला तो वे उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। रोहन बुरी तरह फंस चुका था। उसने जो घड़ी रिश्वत के लिए खरीदी थी अब उसे बेचने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि ओबेरॉय ग्रुप के अधिकारी से मिलने का समय हो चुका था। रोहन उस कीमती घड़ी को लेकर ओबेरॉय ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंचा, जहां उसे उम्मीद थी कि यह तोहफा उसकी सारी मुश्किलें हल कर देगा। उसे एक वेटिंग रूम में बैठाया गया जहां वह अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद मिस्टर वर्मा आए और उन्होंने बताया कि डायरेक्टर अभी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने तोहफा स्वीकार कर लिया है। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह तोहफा किसी और के पास नहीं बल्कि अवंतिका की मेज पर पहुंचा है। अवंतिका ने उस घड़ी को देखा और उसके साथ आए रोहन के नोट को पढ़ा जिसमें चापलूसी भरे शब्द लिखे थे। उसने उस घड़ी को कूड़ेदान में डाल दिया, ठीक वैसे ही जैसे रोहन ने उसके प्यार को फेंका था। शाम होते होते रोहन की हालत और खराब हो गई। उसे पता चला कि साइट पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी है और मीडिया में खबर लीक हो गई है कि आरके एंटरप्राइजेज दिवालिया होने की कगार पर है। उसके शेयर के दाम तेजी से गिर रहे थे और उसके पार्टनर उसे छोड़कर
जा रहे थे। रोहन अपने आलीशान घर के ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा था और बार बार उस पल को याद कर रहा था जब उसने नव्या को मॉल में देखा था। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि जब से वह मिली है तब से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, लेकिन वह अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। वह अब उस आखिरी दांव का इंतजार कर रहा था, ओबेरॉय ग्रुप की सालाना पार्टी जो 2 दिन बाद होने वाली थी, जहां उसे उम्मीद थी कि वह बड़े निवेशकों को फंसा पाएगा। उसे खबर ही नहीं थी कि वह पार्टी उसकी बर्बादी का जश्न होने वाली है। शहर के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक ओबेरॉय ग्रैंड होटल का पूरा परिसर आज रात किसी स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि इसे हजारों सुनहरी रोशनी और विदेशी फूलों से सजाया गया था। ओबेरॉय साम्राज्य के नए वारिस की घोषणा के उपलक्ष्य में आयोजित इसमें भव्य समारोह की चर्चा पिछले कई दिनों से पूरे देश में हो रही थी। होटल के मुख्य द्वार पर मीडिया का एक विशाल जमावड़ा लगा हुआ था और कैमरों की चमक से रात का अंधेरा भी गायब हो गया था। लाल कालीन बिछाया गया था जिस पर देश के सबसे अमीर उद्योगपति, राजनेता और मशहूर हस्तियां अपनी चमचमाती गाड़ियों से उतरकर आगे बढ़ रहे थे। हवा में महंगे इत्र की खुशबू और वायलिन के संगीत की मधुर धुन घुली हुई थी जो आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रही थी। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि ओबेरॉय घराने का वह रहस्यमय चेहरा कौन है जो अब इस अरबों की संपत्ति की बागडोर संभालेगा। इसी भीड़ के बीच एक किराए की लंबी लिमोजिन आकर रुकी और उसमें से रोहन, उसकी मां मालती देवी और कविता बाहर निकले। रोहन ने आज एक बहुत ही महंगा सूट पहना था जिसे उसने विशेष रूप से इस रात के लिए सिलवाया था ताकि वह अमीर लोगों की भीड़ में अलग न दिखे। मालती देवी ने भारी गहने और भड़कीली साड़ी पहनी हुई थी जो उनकी लालची और दिखावटी प्रवृत्ति को दर्शा रही थी। कविता, जो खुद को रोहन की भविष्य की पत्नी मान रही थी, उसने एक आधुनिक गाउन पहना था और वह मीडिया के कैमरों को देखकर हाथ हिला रही थी। उन तीनों के चेहरों पर एक अजीब सा आत्मविश्वास और घमंड था क्योंकि वे यह मानकर चल रहे थे कि आज की रात उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि वे अपनी जीत के जश्न में नहीं बल्कि अपनी बर्बादी के तमाशे में शामिल होने आए हैं। रोहन अपनी मां और कविता को लेकर होटल के विशाल बॉलरूम में दाखिल हुआ जहां की सजावट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। छतों पर लटकते हुए विशाल झाड़फानूस और सोने की परत चढ़ी दीवारों ने उन्हें अपनी औकात का एहसास करा दिया। रोहन ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यहां मौजूद हर व्यक्ति ताकत और पैसे का प्रतीक है। उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कविता से कहा कि बहुत जल्द वे भी इसी दुनिया का हिस्सा होंगे और लोग उनके आगे पीछे घूमेंगे। मालती देवी तो खाने पीने की मेजों और सजावट को देखकर ही पागल हो रही थीं और बार बार रोहन को याद दिला रही थीं कि उसे ओबेरॉय परिवार के लोगों से मिलवाए ताकि वह अपनी रईसी का ढोंग कर सकें। वे एक कोने में खड़े होकर वेटर से ड्रिंक्स लेने लगे और वहां मौजूद बड़े लोगों को घूरने लगे। रोहन की नजरें भीड़ में मिस्टर वर्मा को ढूंढ रही थीं क्योंकि वही एक ऐसा जरिया थे जो उसे ओबेरॉय ग्रुप के बड़े अधिकारियों से मिलवा सकते थे। काफी मशक्कत के बाद उसे मिस्टर वर्मा दिखाई दिए जो कुछ अन्य व्यापारियों के साथ बात कर रहे थे। रोहन अपनी एक हाथ दिखाई दे थे। वो ओबेरॉय ग्रुप के बड़े अधिकारियों के साथ उसे बात कर रहे थे। झूठी मुस्कान के साथ उनके पास पहुंचा और हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। मिस्टर वर्मा ने उसे देखकर एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय मुस्कान दी जिसे रोहन समझ नहीं पाया। वर्मा ने कहा कि आज की रात बहुत खास है और उन्हें उम्मीद है कि रोहन को वह सब मिलेगा जिसका वह हकदार है। रोहन ने इसे एक सकारात्मक संकेत माना और खुश होकर कहा कि वह नई चेयरपर्सन से मिलने के लिए बहुत बेताब है। उसे पता ही नहीं था कि मिस्टर वर्मा की बातों में शुभकामना नहीं बल्कि एक चेतावनी छिपी हुई थी। अचानक बॉलरूम की रोशनी धीमी हो गई और मंच पर एक तेज स्पॉटलाइट आ गिरी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संगीत की धुन बदल गई और एक बहुत ही गंभीर और प्रभावशाली धुन बजने लगी। रामस्वरूप, जो ओबेरॉय ग्रुप के सबसे वरिष्ठ सलाहकार थे, धीरे धीरे मंच पर आए और माइक संभाला। पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और हर कोई अपनी सांसें थामकर उस पल का इंतजार करने लगा। रामस्वरूप ने अपनी भारी आवाज में मेहमानों का स्वागत किया और कहा कि आज ओबेरॉय परिवार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों से ओबेरॉय साम्राज्य बिना किसी राजा के चल रहा था, लेकिन आज वह इंतजार खत्म हो गया है।
उन्होंने घोषणा की कि अब वे उस शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं जो इस साम्राज्य की असली वारिस और नई चेयरपर्सन है। रोहन और उसका परिवार भी भीड़ में आगे की तरफ धकेलते हुए आ गया ताकि वे सबसे पहले उस महान हस्ती को देख सकें। रोहन ने कविता के कान में फुसफुसाया कि जरूर कोई विदेशी महिला होगी या कोई बहुत उम्रदराज अनुभवी औरत होगी। तभी मंच के पीछे लगा हुआ विशाल पर्दा हटा और सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। स्पॉटलाइट उस परछाई पर पड़ी और वहां अवंतिका ओबेरॉय खड़ी थी। उसने एक शाही गोल्डन गाउन पहना था जो उसकी खूबसूरती को किसी देवी की तरह निखार रहा था। उसके सिर पर एक छोटा लेकिन कीमती मुकुट जैसा हेयर पीस था और गले में वही हीरो का हार चमक रहा था जिसे कविता कुछ दिन पहले शोरूम में ललचाई नजरों से देख रही थी। अवंतिका की आंखों में गजब का आत्मविश्वास और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जैसे ही अवंतिका ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन रोहन, मालती और कविता की दुनिया वहीं थम गई। रोहन के हाथ से उसका जाम छूटकर जमीन पर गिर गया और कांच के टुकड़े बिखर गए। लेकिन उसे इसका होश ही नहीं था। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या यह वही नव्या है जिसे उसने बारिश में धक्के मारकर निकाला था? क्या यह वही औरत है जिसे उसने मॉल में सेल्स गर्ल समझकर बेइज्जत किया था? उसका दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी गरीब और अनाथ पत्नी असल में अरबों की मालकिन अवंतिका ओबेरॉय है। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पेट में जोर से लात मारी हो और उसकी सांस अटक गई हो। मालती देवी की हालत तो और भी खराब थी। वह कांपते हुए रोहन का हाथ पकड़कर बुदबुदाई कि यह कोई भूत है या नव्या की कोई जुड़वां बहन है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि जिस बहू से उसने नौकरानी की तरह काम करवाया और जिसे उसने हमेशा ताने मारे, वह असल में इतनी बड़ी हस्ती है। कविता का चेहरा ईर्ष्या और डर से पीला पड़ गया था। उसे याद आया कि उसने मॉल में अवंतिका को क्या क्या कहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उस दिन स्टोर के स्टाफ ने कुछ नहीं कहा और क्यों अवंतिका की आंखों में उस दिन डर नहीं था। उन तीनों को अब महसूस हो रहा था कि वे शेर की मांद में अपनी मर्जी से चले आए हैं और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अवंतिका मंच के बीच में पहुंची और उसने माइक हाथ में लिया। उसकी नजर सीधे उस कोने में गई जहां रोहन और उसका परिवार पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। उसने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि व्यापार और जीवन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विश्वास और वफादारी। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी पहचान छिपाकर दुनिया की असली सूरत देखने की कोशिश की। अवंतिका ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने के चक्कर में असली हीरे को ठोकर मार देते हैं। उसकी हर एक बात रोहन के दिल पर तीर की तरह लग रही थी। पूरे हॉल में लोग उसकी बातों से मंत्रमुग्ध थे, लेकिन रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे यह भाषण केवल उसके लिए ही दिया जा रहा है और पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। भाषण खत्म होने के बाद अवंतिका मंच से नीचे उतरी और मेहमानों से मिलने लगी। भीड़ उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अवंतिका के कदम सीधे उस दिशा में बढ़े जहां रोहन खड़ा था। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, रोहन के दिल की धड़कनें किसी बम की तरह फट रही थीं। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अवंतिका उनके बिल्कुल करीब आकर रुकी। आसपास के लोग और सुरक्षाकर्मी भी वहां जमा हो गए, यह देखने के लिए कि चेयरपर्सन किसे विशेष सम्मान दे रही हैं। लेकिन अवंतिका की आंखों में सम्मान नहीं, बल्कि एक ठंडी और क्रूर शांति थी। उसने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा, ठीक वैसे ही जैसे रोहन ने उसे बारिश वाली रात देखा था। यह खामोशी शब्दों से ज्यादा घातक थी। रोहन ने हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश की, शायद नव्या, लेकिन अवंतिका ने उसे वहीं रोक दिया। उसने बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, मिस्टर खन्ना, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की पार्टी पसंद आ रही होगी। सुना है आप ओबेरॉय ग्रुप के साथ काम करने के बहुत इच्छुक हैं। रोहन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह समझ गया कि अवंतिका उसके साथ खेल रही है। मालती देवी ने तो शर्म और डर के मारे अपनी अवंतिका आवाज नहीं ने नजरें झुका ली थीं। अवंतिका ने फिर कविता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और मिस कविता, मुझे उम्मीद है कि आपको यह हार पसंद आया होगा। ये वही है ना जो आप उस दिन खरीदना चाहती थीं। लेकिन अफसोस,
कुछ चीजें केवल किस्मत वालों के लिए होती हैं। वहां मौजूद अन्य मेहमान, जो रोहन को एक सफल व्यापारी समझ रहे थे, अब शक भरी नजरों से उसे देख रहे थे। वे समझ गए थे कि नई चेयरपर्सन का इन लोगों के साथ कोई पुराना और कड़वा हिसाब है। अवंतिका ने वेटर से एक गिलास उठाया और रोहन के सामने जाम टकराते हुए कहा, जश्न मनाइए मिस्टर खन्ना, क्योंकि कल का सूरज आपके लिए बहुत सी नई खबरें लेकर आने वाला है। और हां, उस महंगे तोहफे के लिए शुक्रिया जो आपने मुझे भिजवाया था, हालांकि वह मेरी पसंद के हिसाब से बहुत सस्ता था। यह कहकर अवंतिका शान से आगे बढ़ गई। अपने पीछे रोहन और उसके परिवार को अपमान की आग में जलता हुआ छोड़कर रोहन को अब पक्का यकीन हो गया था कि उसने अपनी ही कब्र खोद ली है। पार्टी अपनी पूरी रौनक पर थी, लेकिन रोहन के लिए वहां का हर पल नर्क बन चुका था। वह वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर वह अभी गया तो यह उसका अपराध स्वीकार करने जैसा होगा। वह कोने में खड़ा होकर कांप रहा था। तभी उसने देखा कि बड़ी स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज़ और वीडियो क्लिप्स चलने शुरू हो गए हैं। यह कंपनी की आगामी योजनाओं का प्रेजेंटेशन था। लेकिन अचानक स्क्रीन पर कुछ ऐसा आया जिसने रोहन की बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। वह उसकी अपनी कंपनी आरके एंटरप्राइजेज के वित्तीय घोटाले और मजदूरों के शोषण की रिपोर्ट्स थीं। अवंतिका ने केवल अपनी पहचान ही नहीं छुपाई थी, बल्कि उसने रोहन के काले चिट्ठों का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर रखा था, जिसे वह अब दुनिया के सामने लाने वाली थी। पार्टी का माहौल, जो कुछ क्षण पहले तक संगीत और हंसी ठिठोली से गूंज रहा था, अब एक श्मशान जैसी खामोशी में बदल चुका था, क्योंकि विशाल स्क्रीन पर चल रहे वीडियो ने वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया था। उस स्क्रीन पर किसी कंपनी की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि आरके एंटरप्राइजेज द्वारा किए गए घोटालों और एसटीआर कारकर जहां 7 गर्मे बदल करेंगे। धोखाधड़ी के पुख्ता सबूत दिखाए जा रहे थे। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा जब उसने देखा कि जिन फर्जी बिलों और घटिया सामग्री के इस्तेमाल को उसने बड़ी चालाकी से छुपाया था, वे अब पूरी दुनिया के सामने नंगे हो चुके थे। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे रोहन ने पिछली परियोजनाओं में सीमेंट और लोहे की गुणवत्ता के साथ समझौता करके करोड़ों रुपये अपनी जेब में भरे थे। वहां मौजूद निवेशक और बैंकर के रोएसा बाधित है, यहाँ से दोहा के जोट का संवाद की बाधित है, जो रोहन को एक उभरता हुआ सितारा मान रहे थे, अब उसे एक अपराधी की नजर से देख रहे थे। रोहन का गला सूख गया और उसके माथे से पसीने की धारा बहने लगी, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। अवंतिका मंच पर अभी भी खड़ी थी और उसके चेहरे पर विजय का कोई उन्माद नहीं था, बल्कि न्याय करने की एक गंभीर शांति थी। उसने माइक पर अपनी आवाज को थोड़ा और सख्त करते हुए कहा कि ओबेरॉय ग्रुप न केवल मुनाफा कमाता है, बल्कि नैतिकता और ईमानदारी को सबसे देश में बनाना कहा है ऊपर रखता है। उसने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पता चला है कि कुछ कंपनियां हमारे नाम का इस्तेमाल करके बाजार से अवैध रूप से पैसा उठा रही हैं और हमारे अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश कर रही हैं। अवंतिका ने इशारा किया और स्क्रीन पर एक नई तस्वीर उभरी। यह वही कीमती घड़ी थी जो रोहन ने रिश्वत के तौर पर भिजवाई थी। अवंतिका ने स्पष्ट किया कि ओबेरॉय ग्रुप इस तरह की भ्रष्ट मानसिकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने भरे मंच से घोषणा की कि आरके एंटरप्राइजेज के साथ सभी संभावित अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाते हैं और इस कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है। यह घोषणा रोहन के लिए किसी मृत्युदंड से कम नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब कोई भी प्रतिष्ठित कंपनी उसके साथ काम करने को तैयार नहीं होगी। उसके पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी थी और वह लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाला था कि पास खचे किसी बात को हरती को देने का मेहमान ने उसे सहारा देने के बजाय घृणा से अपना हाथ पीछे खींच लिया। पूरा हॉल कानाफूसी और निंदा के स्वरों से भर गया। लोग रोहन की तरफ उंगलियां उठाकर बातें कर रहे थे कि कैसे एक धोखेबाज ने इतने बड़े मंच तक पहुंचने की जरूरत की। रोहन की मां मालती देवी का चेहरा शर्म और डर से सफेद पा गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस बहू को उसने घर से निकाला था, आज वही बहू उनके पूरे अस्तित्व को मिटाने पर तुली है। वह बार बार अपनी साड़ी के पल्लू को मरोड़ रही थी और मन ही मन किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी, जो अब असंभव था। लेकिन रोहन की मुसीबतों का अंत अभी नहीं हुआ था, क्योंकि असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। उसके बगल में खही कविता, जो अब तक सन्न रह गई थी, अचानक होश में आई और उसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के डूबने का डर सताने लगा।
उसने देखा कि लोग उसे भी शक और हिकारत की नजरों से देख रहे हैं क्योंकि वह रोहन की मंगेतर थी। कविता ने तुरंत पैंतरा बदला और गुस्से से रोहन की ओर मुड़ी। उसने भरी महफिल में रोहन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी गूंज माइक की आवाज से भी ज्यादा तेज महसूस हुई। कविता ने चिल्लाते हुए कहा कि रोहन ने उसे धोखे में रखा और उसे यह नहीं पता था कि वह इतना बड़ा जालसाज और गिरा हुआ इंसान है। उसने सबके सामने अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर रोहन के मुंह पर दे मारी और ऐलान किया कि उसका इस अपराधी से कोई वास्ता नहीं है। रोहन अपना गाल सहलाते हुए कविता की ओर देखता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के लिए उसने अपनी पत्नी और बच्चे को छो दिया, वह आज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। कविता ने अपनी सफाई पेश करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया ताकि वह खुद को पीड़ित साबित कर सके और अपने पिता की साख बचा सके। उसने वहां मौजूद लोगों से माफी मांगी और कहा कि वह भी रोहन के झूठ का शिकार हुई है। यह दृश्य अवंतिका मंच से देख रही थी और उसे याद आया कि कैसे रोहन ने उसे भी इसी तरह समाज के सामने बेइज्जत किया था। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा था, बस किरदार बदल गए थे। रोहन अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था, न पैसा, न परिवार, न प्यार और न ही सम्मान। तभी भीड़ को चीरते हुए सुरक्षाकर्मियों की एक टीम रोहन और उसके परिवार की तरफ बढ़ी। ओबेरॉय ग्रुप के सुरक्षा प्रमुख ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही रूखे स्वर में कहा कि उन्हें तुरंत परिसर खाली करना होगा क्योंकि अब वे यहां अवांछित मेहमान हैं। मालती देवी ने यह देखकर अपना आपा खो दिया और वह चिल्लाते हुए मंच की तरफ दौड़ने की कोशिश करने लगी। वह बहू बहू चिल्ला रही थीं और अवंतिका से माफी मांगने की भीख मांग रही थीं। वह कह रही थीं कि उनसे गलती हो गई और वे अपनी पोते को देखना चाहती हैं। लेकिन अवंतिका ने अपनी नजरें फेर लीं और सुरक्षाकर्मियों ने मालती देवी को बीच में ही रोक लिया। अवंतिका ने इशारे से बता दिया कि अब रिश्तों की दुहाई देने का समय बहुत पीछे छूट चुका है। सुरक्षाकर्मी रोहन और मालती देवी को लगभग घसीटते हुए हॉल से बाहर ले जाने लगे। वे जिस शान से अंदर आए थे, उससे कहीं ज्यादा अपमान के साथ बाहर जा रहे थे। सारे मेहमान रास्ता छोकर खाए हो गए, जैसे वे किसी गंदगी से बच रहे हों। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे पश्चाताप के नहीं बल्कि अपनी बर्बादी के थे। वह अवंतिका की तरफ आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन अवंतिका पहले ही अपनी टीम के साथ व्यस्त हो चुकी थी। जैसे रोहन का वहां होना या न होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। रोहन को होटल के मुख्य द्वार से बाहर धकेल दिया गया, जहां बाहर खचा मीडिया का हुजूम भूखे भेड़ियों की तरह उन पर टूट पचा। कैमरों की फ्लैशलाइट ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया और पत्रकारों ने तीखे सवालों की बौछार कर दी। होटल के बाहर का मंजर और भी भयानक था। रोहन के फियोन पर लगातार मैसेज और कॉल आ रहे थे, लेकिन ये बधाई के नहीं थे। जैसे ही ब्लैकलिस्ट होने की खबर बाहर गई, उसके लेनदारों ने अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे। साहूकार, जिनसे उसने भारी ब्याज पर पैसा उठाया था, अब उसे धमकियां दे रहे थे कि वे उसके घर और दफ्तर पर कब्जा कर लेंगे। रोहन ने कांपते हाथों से अपना जोन चेक किया और पाया कि बैंक ने उसके सारे खाते फ्रीज कर दिए हैं क्योंकि ओबेरॉय ग्रुप द्वारा धोखाधड़ी का केस दर्ज होते ही कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वह सड़क के किनारे खड़ा था। उसकी महंगी गाड़ी जा चुकी थी क्योंकि वह किराए की थी और ड्राइवर भुगतान न होने के डर से भाग चुका था। अब उनके पास घर जाने के लिए टैक्सी के पैसे भी नहीं बचे थे। मालती देवी फुटपाथ पर बैठकर रोने लगीं और अपनी किस्मत को कोसने लगीं। वह बार बार कह रही थीं कि उन्होंने अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से निकालकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। रोहन ने झुंझलाकर उन्हें चुप रहने को कहा, लेकिन उसके अंदर का गुबार भी फूटने को तैयार था। तभी एक और बुरी खबर आई। रोहन के मोबाइल पर उसके ऑफिस के वॉचमैन का फोन आया, जिसने बताया कि कुछ गुंडे ऑफिस में घुस आए हैं और तो फोन कर रहे हैं। ये वही लोग थे जिनका पैसा रोहन ने दबा रखा था। रोहन को समझ आ गया कि अब उसके पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं बची है। जिस साम्राज्य को बनाने का वह सपना देख रहा था, वह ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। बारिश की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गईं, जो उस रात की याद दिला रही थीं जब उन्होंने नव्या को घर से निकाला था। प्रकृति भी मानो अपना हिसाब बराबर कर रही थी। रोहन, जो कल तक एसी कमरों और लग्जरी कारों का आदी था,
अब भीगते हुए सड़क पर खड़ा था। कोई भी टैक्सी वाला उन्हें बैठाने को तैयार नहीं था क्योंकि उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। उधर होटल के अंदर अवंतिका ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसे रोहन पर दया नहीं आई, बल्कि एक संतोष मिला कि न्याय हुआ है। उसने अपने सहायक से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून अपना काम पूरी सख्ती से करे। उसने तय किया कि रोहन को उसकी करनी का फल भुगतना होगा ताकि वह भविष्य में किसी और मासूम की जिंदगी बर्बाद न कर सके। अगले 24 घंटे रोहन के जीवन के सबसे भयावह घंटे साबित हुए। जब वे किसी तरह गिरते परतते अपने घर पहुंचे तो देखा कि बैंक के अधिकारी पुलिस के साथ वहां पहले से मौजूद थे। घर के मुख्य द्वार पर कुर्की का नोटिस चिपकाया जा रहा था। रोहन ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया और बताया कि उसने अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर जो लोन लिया था, उसकी किश्तें न चुकाने और धोखाधड़ी के केस के कारण अब यह घर बैंक की संपत्ति है। मालती देवी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकीं और वहीं बेहोश होकर गिर पांच। रोहन अपनी मां को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास न तो डॉक्टर को बुलाने के पैसे थे और न ही उन्हें ले जाने के लिए कोई जगह। पड़ोसी, जो कल तक रोहन की तरक्की से जलते थे या उसकी चापलूसी करते थे, अब तमाशबीन बनकर अपनी छतों और बालकनियों से यह नजारा देख रहे थे। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। रोहन को याद आया कि कैसे नव्या ने गिजगियाते हुए कहा था कि उसके बच्चे को छत की जरूरत है, और आज वही रोहन खुले आसमान के नीचे बेघर खड़ा था। बैंक वालों ने घर का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया था और दरवाजा सील कर दिया था। रोहन ने उस सील बंद दरवाजे को देखा और उसे वह पल याद आया जब उसने नव्या के मुंह पर दरवाजा बंद किया था। कर्म का चक्र पूरा घूम चुका था और वह ठीक उसी स्थान पर खचा था जहां उसने नव्या को छोड़ा था। बस फर्क इतना था कि नव्या के पास स्वाभिमान था और रोहन के पास केवल कलंक। रात गहरी हो गई थी और रोहन अपनी मां को लेकर एक पास के पार्क की बेंच पर बैठा था। उसका अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। उसने अपने उन दोस्तों को फोन करने की कोशिश की जिनके साथ वह पार्टी करता था, लेकिन सबने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। कविता ने तो अपना फोन ही बंद कर लिया था। रोहन को अब अपनी हर उस गलती का एहसास हो रहा था जो उसने की थी। उसे नव्या की वह खामोश सेवा, उसका बिना शर्त प्यार और उसकी वह चेतावनी याद आ रही थी कि वक्त सबका बदलता है। रोहन ने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया और जोर जोर से रोने लगा। यह आंसू किसी दिखावे के लिए नहीं थे, बल्कि उस भयानक सच्चाई के थे जिसे अब उसे पूरी जिंदगी जीना था। तभी एक काली गाड़ी पार्क के पास आकर रुकी। रोहन को लगा शायद पुलिस आई है उसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन गाड़ी से कोई नहीं उतरा। बस एक लिफाफा बाहर फेंका गया और गाड़ी चली गई। रोहन ने डरते डरते वह लिफाफा उठाया। उसमें तलाक के वही कागजात थे जिन पर नव्या ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसके साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था, यह आजादी तुमने मांगी थी, आज तुम्हें यह पूरी तरह मुबारक हो। यह संदेश अवंतिका का था। रोहन समझ गया कि अवंतिका अभी भी उन पर नजर रखे हुए है, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने पापों की सजा पूरी तरह से भुगतें। पिछले कुछ दिनों में रोहन और मालती देवी की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी, क्योंकि अब उनके पास सिर छुपाने के लिए कोई छत नहीं बची थी। शहर के एक गंदे और बदबूदार रैन बसेरे के कोने में पड़े पारे रोहन अपनी किस्मत को कोस रहा था, जहां चारों तरफ केवल बीमारी और लाचारी का आलम था। उसके महंगे कपड़े अब मैले और फटे हुए थे और कई दिनों से ठीक से खाना न मिलने के कारण उसका चेहरा पीला और कंकाल जैसा हो गया था। मालती देवी, जो कभी अपनी साचियों और गहनों पर इतराती थीं, अब बुखार से तप रही थीं और बड़बड़ा रही थीं। उन्हें अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सारा वैभव केवल एक सपने की तरह गायब हो गया है। भूख की ततप ने उनके अहंकार को तोड़कर रख दिया था और अब उनके मन में केवल एक ही विचार था कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। रोहन को बार बार अवंतिका का वह आलीशान जीवन याद आ रहा था और उसे लग रहा था कि शायद अगर वह माफी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बारिश का मौसम फिर से लौट आया था, जैसे प्रकृति जानबूझकर उस पुरानी रात की याद दिला रही थी जब यह सब शुरू हुआ था। रोहन ने अपनी बीमार मां की ओर देखा और फैसला किया कि अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोचा कि नव्यार उन्हें जानदाने की अलगता रहे।
जिसे वह जानता था। दिल की बहुत नरम थी और शायद बच्चे की खातिर वह पिघल जाएगी। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी और इसी उम्मीद के सहारे उसने अपनी मां को उठाया। वे दोनों लखाते कदमों से उस दिशा में चल पारे जहां ओबेरॉय मैंशन स्थित था। रास्ते में पड़ने वाले कीचड़ और गड्ढे उनके नंगे पैरों को जख्मी कर रहे थे, लेकिन पेट की आग और जीने की चाह ने उन्हें रुकने नहीं दिया। रोहन मन ही मन माफी के शब्द गाह रहा था, यह सोचते हुए कि वह कैसे अवंतिका के पैरों में गिरकर उसे मना लेगा। उसे अभी भी अपनी उस झूठी मर्दानगी और आकर्षण पर भरोसा था जिसने कभी नव्या को उससे प्यार करने पर मजबूर किया था। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद जब वे ओबेरॉय मैंशन के विशाल लोहे के गेट के सामने पहुंचे तो उनकी सांसें फूल गई थीं। सामने खड़ा वह महलनुमा घर रोशनी से जगमगा रहा था और अंदर से आती खुशबू और संगीत की हल्की आवाजें उन्हें अपनी गरीबी का और भी गहरा एहसास करा रही थीं। गेट पर तैनात वर्दीधारी सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें देखते ही रोक दिया और उन्हें भिखारी समझकर वहां से चले जाने का आदेश दिया। रोहन ने गिंजियाते हुए कहा कि वह इस घर का दामाद है और मालकिन से मिलना चाहता है। यह सुनकर सुरक्षाकर्मी हंस पड़े और उन्होंने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। रोहन ने हार नहीं मानी और जोर जोर से अवंतिका का नाम चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में दर्द और हताशा थी जो बारिश के शोर को चीरती हुई अंदर तक पहुंच रही थी। वह बार बार कह रहा था कि उसे अपने बेटे से मिलना है और बार बार कह रहा था और उनकी बार बार कह रहा था और अड़ती है उसे अपने बेटे से मिलना है, अपनी पत्नी से बात करनी है। अंदर अपने आलीशान दीवान ए खास में बैठी अवंतिका ने सीसीटीवी स्क्रीन पर गेट का यह तमाशा देखा। रामस्वरूप उसके पास खड़े थे और उन्होंने पूछा कि क्या वे पुलिस को बुलाकर इन्हें हटा दें। अवंतिका ने एक पल के लिए स्क्रीन को देखा और उसकी एक आंखों में अतीत की परछाइयां तैर गईं। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि वह उनसे मिलना चाहती है क्योंकि हर कहानी का एक उचित अंत होना जरूरी है। उसने रामस्वरूप को गेट खोलने का आदेश दिया लेकिन उन्हें अंदर नहीं लाने को कहा। वह खुद बाहर उस जगह जाना चाहती थी जहां से उसका नया जन्म माता भी हुआ था। अवंतिका उठी और उसने एक शॉल ओढ़ा। उसकी चाल में गजब का ठहराव था, जैसे कोई महारानी अपनी प्रजा को न्याय देने जा रही हो। वह जानती थी कि आज रात वह अपने अतीत के आखिरी पन्ने को जलाकर राख कर देगी। गेट धीरे धीरे खुला और रोहन को लगा जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हों। वह दौड़कर अंदर जाने ही वाला था कि सामने अवंतिका को खजा देखकर उसके कदम ठिठक गए। अवंतिका बारिश से बचने के लिए पोर्टिको के नीचे खजी थी और उसके पीछे रामस्वरूप छतरी लेकर खचे थे। वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे कोई देवी अपनी वेदी पर खजी हो। रोहन और मालती देवी बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और कीच से सने हुए थे। रोहन ने अवंतिका को देखते ही दौड़कर उसके पैरों में छलांग लगा दी और फूट फूट कर रोने लगा। वह घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ जोड़कर माफी की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वह शैतान के बहकावे में आ गया था। वह अवंतिका को याद दिलाने लगा कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और उनके बीच एक बच्चा भी है जो उन्हें जोतता है। मालती देवी भी घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ीं और उन्होंने अपना सिर जमीन पर पटकते हुए कहा कि वह तो उसकी मां समान है और बहू की गलतियों को मान कर देना चाहिए। उन्होंने दुहाई दी कि उनका पोता उनके बिना कैसे रहेगा और वे उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करेंगी। वे दोनों गिनगिशा रहे थे, रो रहे थे और अपनी दयनीय हालत का वास्ता दे रहे थे, लेकिन अवंतिका की आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। वह उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे कोई वैज्ञानिक किसी किए को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखता है। उसने रोहन को अपना तमाशा पूरा करने दिया। जब रोहन की हिचकियां थोड़ी कम हुईं, तब अवंतिका ने अपनी खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी जिसने रोहन की रीम में सिहरन दौड़ा दी। उसने कहा कि जिस नव्या को वे ढूंढ रहे हैं उसकी हत्या उसी रात हो गई थी जब उसे इस घर से निकाला गया था। अवंतिका ने रोहन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि प्यार और विश्वास का कत्ल करने के बाद माफी की कोई गुंजाइश नहीं बचती। उसने रोहन को याद दिलाया कि कैसे उसने पैसे और रुतबे के लिए अपने प्यार का सौदा किया था। अवंतिका ने कच्चे शब्दों में कहा कि आज अगर वह वापस आया है तो केवल इसलिए क्योंकि वह अपनी दौलत खो चुका है। अगर आज अवंतिका गरीब होती तो रोहन उसे पहचानने से भी इनकार कर देता। यह बात सुनकर रोहन का सिर शर्म से झुक गया
क्योंकि यह 16 आने सच था। अवंतिका ने मालती देवी की ओर मुड़ कर कहा कि एक माँ वह होती है जो रक्षा करती है, न कि वह जो अपनी ही बहू और नवजात पोते को तूफान में मरने के लिए छोड़ दे। उसने साफ कर दिया कि उन दोनों ने अपने कुकर्मों से अपने सारे अधिकार खो दिए हैं। रोहन ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा कि कम से कम उसे अपने बेटे का चेहरा तो देखने दिया जाए, क्योंकि वह उसका पिता है और खून के रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। इस पर अवंतिका ने एक तीखी और व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। उसने कहा कि पिता वह नहीं होता जो केवल जन्म देता है बाय हेवन, बल्कि वह होता है जो पालन पोषण करता है और सुरक्षा देता है। अवंतिका ने घोषणा की कि उसका बेटा केवल ओबेरॉय खानदान का वारिस है और उसके पिता के स्थान पर केवल उसकी मां का नाम होगा। उसने बताया कि कानूनन रोहन का उस बच्चे पर अब कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने खुद बच्चे को त्याग दिया था और तलाक के कागजात पर साइन किए थे। अब वह बच्चा रोहन खन्ना को नहीं जानता और भविष्य में भी कभी नहीं जानेगा। अवंतिका ने रामस्वरूप की ओर इशारा किया और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। अवंतिका ने रोहन से कहा कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दान है कि वह उन पर पुलिस केस नहीं कर रही है, लेकिन अगर वे दोबारा उसकी परछाई के आसपास भी दिखाई दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने एक लिफाफा जमीन पर फेंक दिया जिसमें कुछ पैसे थे, इतने कि वे शहर छोड़कर कहीं दूर जा सकें और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। यह मदद नहीं थी, बल्कि अपनी नजरों के सामने से गंदगी साज करने की कीमत थी। अवंतिका ने कहा कि जाओ और अपनी बाकी जिंदगी इस पछतावे में बिताओ कि तुमने अपने हाथों से अपने स्वर्ग को नर्क बना लिया। यह उसकी अंतिम सजा थी, जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान रहना। सुरक्षाकर्मियों ने रोहन और मालती देवी को बाहों से पक्का कर उठाया और गेट के बाहर धकेल दिया। रोहन चिल्लाता रहा, हाथ बढ़ाता रहा, लेकिन अवंतिका ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह शान से मुही और अपने महल के अंदर चली गई। जैसे ही विशाल दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, रोहन और मालती के लिए उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो गई। वे वापस उसी अंधेरी सड़क पर अकेले खाते जहां केवल बारिश की आवाज़ और उनके रोने की गूंज थी। रोहन ने उस बंद दरवाजे को देखा और उसे महसूस हुआ कि यह दरवाजा केवल एक घर का नहीं था, बल्कि उसकी खुशियों और भविष्य का था जो अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। वह वहीं कीचड़ में बैठ गया और उसने अपनी मुट्ठी में वह मिट्टी भींच ली जो अब उसकी एकमात्र जागीर थी। अवंतिका अपने बेटे के कमरे में गई जहां वह शांति से सो रहा था। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी और वातावरण बहुत ही सुकून भरा था। अवंतिका ने पालने के पास जाकर अपने बेटे के माथे को चूमा। उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां अब तूफान थम रहा था और बादलों के बीच से एक तारा चमक रहा था। उसने मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया जिन्होंने उसे लाड़ना सिखाया था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने बेटे को एक ऐसा इंसान बनाएगी जो दौलत से ज्यादा इंसानी कदरों को महत्व दे। उसका सफर आसान नहीं था, एक साधारण गृहिणी से लेकर एक अरबपति बिजनेस टाइकून बनने तक का सफर, लेकिन इस सफर ने उसे लोहे जैसा मजबूत बना दिया था। अगले दिन का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया। अवंतिका अपने ऑफिस में बैठी थी और शहर के विकास के लिए एक नई योजना पर काम कर रही थी। उसने अपनी कंपनी के मुनाफे का एक बंगा हिस्सा उन महिलाओं की मदद के लिए दान करने का फैसला किया जो घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना की शिकार थीं। वह चाहती थी कि किसी और नव्या को वह सब न सहना पड़े जो उसने सहा था। उसकी कहानी अब शहर की हर जुबान पर थी और वह लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसकी ताकत और उसकी न्यायप्रियता की मिसाल देते थे। रोहन और उसका परिवार अब एक भूली हुई कहानी का हिस्सा बन चुके थे। एक ऐसा अतीत जिसे कोई याद नहीं रखना चाहता था। कहानी का अंत करते हुए अवंतिका ने अपनी मेज पर रखी उस तस्वीर को देखा जिसमें वह अपने बेटे के साथ मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, केवल एक विजयी मुस्कान थी। उसने साबित कर दिया था कि एक औरत अगर ठान ले तो वह सृजन भी कर सकती है और विनाश भी। उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लज्जाई ली और जीती। यह जीत केवल उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की थी जिसे कमजोर समझा गया था। अवंतिका ओबेरॉय अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक शक्ति का प्रतीक थी।
और जहां तक रोहन का सवाल था, वह अपनी गलतियों के खंडहर में कहीं गुम हो चुका था, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों न हो।